हेलो, हाय, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? होपफुली सब बढ़िया मज़े में। आज हम लोग जिस चैप्टर के ऊपर बात करने जा रहे हैं वो है सेकेंड इलेक्ट्रिसिटी सीरीज़ का चैप्टर, जिसका नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी। इसको भी हमको जल्दी से जल्दी ख़त्म करना है। मिनिमम मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा ताकि मैक्सिमम टाइम आप अपने पढ़ाई पर लगा सको, फोकस कर सको सेल्फ स्टडी के ऊपर। तो बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए, ज़्यादा टाइम कंज्यूम किए आपका स्टार्ट कर देता हूँ। बेसिकली हम लोग सर्किट्स के बारे में हमेशा से पढ़ते चले आ रहे हैं। जब छोटे थे तुम लोग तब से तुम लोग पढ़ रहे हो कि सर्किट होती है, उसके अंदर बैटरी लगी होती है, उसके अंदर एक रेजिस्टर लगा होता है, उसके अंदर क्या लगा होता था, और बल्ब लगा हुआ है। समझो, इमेजिन कर लो एक बल्ब लगा हुआ है। ये हरकत होते तुम लोगों ने देखा। उसके बाद तुम लोगों ने देखा कि रेजिस्टर आगे 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 कंटिन्यूसली लगे हुए हैं। फिर तुम लोगों ने रेजिस्टर्स को पैरेलल में लगे हुए देखा था। यहाँ पे तुम लोग जिस टाइप के भी फॉर्मूलों का इस्तेमाल करते थे वहाँ पे यूज़ करते थे I इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी। ये तो चार्ज वाला फॉर्मूला है। ओम्स लॉ का इस्तेमाल किया था, V इज इक्वल्स टू आई आर। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला यूज़ किया था R1 प्लस R2, इफेक्टिव रेजिस्टेंस इन सीरीज, इफेक्टिव रेजिस्टेंस इन पैरेलल। ये सारे फॉर्मूलेस आप लोगों ने वहाँ पे इस्तेमाल किए थे, ठीक है। लेकिन कभी कभी ये रेजिस्टर्स का जो कॉम्बिनेशन हो जाता है ना, वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। एक तरफ एक बैटरी लगी हुई होती है, एक तरफ दूसरी बैटरी लगी हुई होती है। कुछ इस टाइप के कॉम्प्लिकेटेड सर्किट्स आप लोगों को देखने को मिलेंगे, ठीक है। इस टाइप के कॉम्प्लिकेटेड सर्किट जहाँ आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे, वहाँ पे जो ट्रेडिशनल तरीके हम लोग यूज़ कर रहे थे वो ट्रेडिशनल तरीके काम करना बंद कर देते हैं और कुछ नए लॉज के बारे में हमको पढ़ना पड़ता है। जिसके अंदर फर्स्ट वाला लॉ जिसके बारे में हमको पढ़ना है वो है किरचॉफ्स लॉ। अब किरचॉफ्स लॉ हमको बताएगा कि इस टाइप के कॉम्प्लिकेटेड सर्किट्स के साथ किस तरीके से डील करना है, ठीक है। तो किरचॉफ्स लॉ पढ़ने के पहले किरचॉफ्स लॉ पढ़ने के पहले हमको छोटी मोटी बातें पढ़नी पड़ेंगी, सर्किट के छोटे छोटे टर्मिनोलॉजीज पढ़ने पड़ेंगे। वो टर्मिनोलॉजी पे ध्यान देते हैं पहले। तो अगर मैं तुम लोगों को यहाँ पे दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, देखो यहाँ पे दिख रहा है हम लोगों को एक रेजिस्टर लगा हुआ है, दो लगे हैं, तीन लगे हैं, बीच में एक ऐसे लगा हुआ है कि ईएमएफ लगाने वाली बैटरी इधर। ये ई लिखा हुआ है ना, तो बेसिकली स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। बैटरी की बात कर रहा है कि यहाँ पे क्या लगा हुआ है, बैटरी। और ईएमएफ की वैल्यू जो है वो किसकी बात करती है, वोल्टेज बोल देगी। तो कहीं ई लिखा हो तो उसको वी समझ लो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। 12 वोल्ट की बैटरी, 15 वोल्ट की बैटरी, ऐसा ई की जगह पे ऐसा लिखा रहेगा 10 वी, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस कितना जनरेट कर रही है वो बता रहा है सिर्फ, ठीक है। तो ये बातें रहने देता हूँ। ये सारे छोटे मोटे टॉपिक्स हमको इसके अंदर पढ़ने पड़ेंगे। सबसे पहली चीज़ अपने को पढ़नी पड़ेगी जंक्शन। देखो, जिस भी पॉइंट के ऊपर ये सब जॉइंट हो रहे हैं, आगे ये एक पॉइंट यहाँ पे जॉइन हो रहा है, ये एक पॉइंट यहाँ पे जॉइन हो रहा है, ये जॉइंट जहाँ जहाँ कंडक्टर जहाँ पे जोड़े जा रहे हैं, जहाँ पे मिल रहे हैं, ऐसे पॉइंट्स को हम क्या बोलना शुरू कर देते हैं, जंक्शन बोलना स्टार्ट कर देते हैं। एनी पॉइंट इन इलेक्ट्रिक सर्किट वेयर टू और मोर कंडक्टर्स आर जॉइंट टुगेदर इज कॉल्ड एज अ जंक्शन। जहाँ दो कंडक्टर आपस में आके मिल गए उनको क्या बोलना शुरू कर दिया हमने, जंक्शन बोलना स्टार्ट कर दिया। सेकंड हम लोग लूप की बात करते हैं। मैं बोल रहा हूँ लूप। अगर मैं इस पूरे गोले को समझने की कोशिश करूँ, इतने एरिया को, तो ये पूरा इधर से एक राउंड करंट इस तरीके से बह सकता है, इधर से एक राउंड करंट इस तरीके से बह सकता है। तो ये जो दिखाई दे रहा है मुझको, इसको हम क्या बोलना शुरू कर देंगे, लूप। अगर मैं नाम दे दूँ इसको ए बी सी डी ई एफ, तो मैं यहाँ पे दो लूप दिखा सकता हूँ तुम लोगों को। एक तो लूप हो जाएगा लूप ए बी ई एफ फिर से ए, फर्स्ट वाला, ठीक है। चलो अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से बात करेंगे, जिस डायरेक्शन में चल रहा है उसी की बात करेंगे। तो ए एफ ई बी ए, ये एक लूप बन गया। अगला लूप यहाँ पे अपने को दिखाई दे रहा है, क्या बन जाएगा, अगला लूप बन जाएगा बी सी डी ई बी। इसको क्या बोलना शुरू कर देते हैं हम लोग, लूप बोलना स्टार्ट कर दें। तीन वर्ड याद रखने, जंक्शन, लूप और थर्ड। इस लूप के एक हिस्से को कंसिडर कर लो, सिर्फ इतने पार्ट को, बी सी। तो ये एक लूप का क्या बन गया, एक ब्रांच बन गया। एक लूप का एक क्या बन गया है, ब्रांच बन गया। तीन वर्ड्स हैं हमारे पास, जंक्शन जहाँ दोनों कंडक्टर जॉइंट होते हैं, एक सर्कल जहाँ पे पूरा करंट चल सकता है, फ्लो हो सकता है, उसको हम क्या बोलना शुरू कर देंगे, एक लूप बोलना स्टार्ट कर देंगे। और एक लूप का एक हिस्सा अगर मैं कंसिडर करता हूँ तो उसको हम लोग क्या बोलने वाले हैं, ब्रांच बोलने वाले हैं। वेल एंड गुड। चले नेक्स्ट देखते हैं। तो इधर से हम लोग कहानी शुरू होती है, इसको बोला जाता है किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ। किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ हमको क्या बोलता है कि सर्किट के अंदर जाने वाले सारे करंट को अगर हम लोग ऐड कर दें तो उसका फाइनली आंसर क्या हो जाने वाला है, जीरो हो जाना। सम ऑफ ऑल करंट फ्लोइंग, ऑल स्मॉल पार्शियल करंट्स फ्लोइंग इन अ सर्किट कैन बी इक्वल टू, समेशन शुड बी इक्वल टू जीरो, ऐसा बताने की कोशिश कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि इसके अंदर करंट जो आ रहा है I1 प्लस I2 प्लस I3, करंट दिख रहा है तुम लोगों को वहाँ पे, प्लस I4 प्लस I5, जो अलग अलग दिशा से करंट आ रहे हैं, 5 है 6 है, प्लस I6, ये सबको इक्वल करने से कितना हो जाना चाहिए, जीरो हो जाना चाहिए। मैं समझाऊंगा इसका मतलब क्या होता है, पर फिलहाल के लिए ये समझ। पर ये जो कंडीशन है ये रिस्पेक्टिंग साइन कन्वेंशन ही काम करती है, रिस्पेक्टिंग साइन कन्वेंशन ही काम करती है। अब इसको जनरली अंडरस्टैंडिंग की भाषा समझने की कोशिश करो। कोई करंट लेके आ रहा है यहाँ पे I1, ठीक है। अब करंट जो है दो हिस्सों में बंट गया, फिर आगे जा करके ये दो हिस्सों में फिर से बढ़ गया। यहाँ से करंट जब बटा तो यहाँ पे बन गया I2,
यहाँ पे बन गया I3, I3 बट के क्या बन गया I4, और यहाँ पे बट गया I5। अब I5 और I4 को जब, और इसका डायरेक्शन देखो, ये ऐसे जा रहा है, ये ऐसे जा रहा है, ये ऐसे जा रहा है और ये ऐसे जा रहा है। जब I3 और I4 को ऐड करोगे तो तुमको क्या मिलेगा, सॉरी I4 और I5 का ऐड करोगे तो तुमको मिलेगा I3। फिर I3 और I2 को जब मिला दोगे, ऐड करोगे तो तुमको क्या मिल जाएगा, I1 मिल जाने वाला, ऑब्वियस। तो करंट जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है वैसे स्प्लिट होते जा रहा है। तो ये सारे करंट का एडिशन विल बी इक्वल टू I1, सारे करंट का एडिशन विल बी बेसिकली इक्वल टू I। नया करंट कहीं से पैदा होने वाला नहीं, कहीं जाने वाला है नहीं। तो जंक्शन की तरफ जो करंट जाते रहता है, ये एक जंक्शन है, इसकी तरफ जो करंट जाता रहता है, इस करंट को हम लोग क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं, टूवर्ड्स द जंक्शन। टूवर्ड्स द जंक्शन जो कुछ भी जा रहा होगा उसको हम क्या करने वाले हैं, पॉजिटिव लेने वाले हैं, और जो अवे फ्रॉम द जंक्शन जा रहा होगा उसको हम क्या करने वाले हैं, नेगेटिव लेने वाले हैं। ये लॉ और ये अंडरस्टैंडिंग का ध्यान रख के हम लोग इसके ऊपर अप्लाई करते हैं। ये तो अंडरस्टैंडिंग है यार कि कहीं से करंट नया आने वाला नहीं है, ठीक है। तो जो टूवर्ड्स जा रहे हैं वो कौन कौन है, I4 टूवर्ड्स जा रहा है, I3 टूवर्ड्स जा रहा है, और I1 जो है टूवर्ड्स जा रहा है, करंट लेकर के जंक्शन की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पे जंक्शन के पास करंट जो हो रहे हैं वो ऐड होते चले आ रहे हैं, एक्स्ट्रा करंट इधर आ रहा है, और कुछ करंट यहाँ से निकल भी रहा है। वो कितना करंट निकल रहा है, I5, तो जिसमें से जो छोड़ के निकल रहा है वो है I5, I2 होगा, और I5 हो गया, I2 हो गया, और कौन निकल रहा है, I6 निकल रहा है। तो क्या ले लिया हमने, I6 ले लिया, और ये सबका एडिशन कर दोगे तो फाइनली क्या मिलेगा, 0। यही यहाँ पर लिखा हुआ। अगर मैं नेगेटिव साइन वालों को इक्वालिटी के उस तरफ लेकर के चले जाऊँ तो ये I5 प्लस I2 I6 इस तरीके से माइनस हो जाएगा और मुझको ये वाला फॉर्मूला दे देगा। तो किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ तुम लोग याद रखना कि करंट जंक्शन की तरफ जो जा रहा होगा उसको हम क्या करने वाले हैं, ऐड करने वाले हैं, पॉजिटिव समझेंगे, और जो जंक्शन से दूर आगे बढ़ रहा होगा उसको हम क्या करेंगे, नेगेटिव। जंक्शन की तरफ जो करंट लेके आ रहा है उसको पॉजिटिव, जंक्शन से दूर जो जा रहा है उसको नेगेटिव, ठीक है। 5 आया जंक्शन पे, 5 निकला जंक्शन से, निकल गया, दूर गया, नेगेटिव, आ गया है पॉजिटिव। ये करंट फर्स्ट लॉ, किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ फॉर करंट, या फिर जंक्शन लॉ बोला जाता है इसको। सेकंड, किरचॉफ्स सेकंड लॉ, या फिर इसको क्या बोला जाता है, वोल्टेज लॉ बोला जाता है। वोल्टेज लॉ को समझना ईजी है, सारा का सारा वोल्टेज जो अंदर जनरेट हो रहा है और ईएमएफ जो बैटरीज प्रोड्यूस कर रही हैं, इन सबको ऐड कर दोगे तो आंसर क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। ये भी जो है ये कैसे चलता है, साइन कन्वेंशन को रिस्पेक्ट में रख करके ही चलता है। साइन कन्वेंशन को रिस्पेक्ट रखोगे तो ही काम करेगा, ठीक है। अब इसको समझाने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, लूप को समझना पड़ेगा। अब लूप को समझने की बारी। तो ऐसा कोई लूप है और इस लूप के अंदर हम किरचॉफ्स सेकंड लॉ लगाने की कोशिश करेंगे जो वोल्टेज वाला लॉ है। अब वो लॉ किस तरीके से काम करता है वो देखते हैं। तो मैं क्या कर लेता हूँ, मैं फर्स्ट वाले लूप को कंसिडर कर रहा हूँ। तो फर्स्ट वाला लूप मेरा क्या है, फर्स्ट वाला मेरा लूप जो है वो मैं ले लेता हूँ लूप कौन सा, ABFG, ये वाला लूप मैंने कंसिडर कर लिया। साइन कन्वेंशन मैं आप लोगों को लिख के बता देता हूँ। साइन कन्वेंशन को ध्यान से समझने की कोशिश करो। यहाँ से ध्यान दो कि इधर से करंट निकला है, ऐसे निकला है, आगे बढ़ रहा है, एक रेजिस्टेंस में से पास होगा, कुछ कम होगा, इस रेजिस्टेंस में से पास होगा और कुछ कम होगा, इस रेजिस्टेंस में से पास होगा और कुछ कम होगा। करंट मत समझो, वोल्टेज समझो कि वोल्टेज जो है वो क्या होगा, हर रेजिस्टेंस में से थोड़ा 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 क्या होता रहेगा, कम होता रहेगा, ठीक है। तो रेजिस्टेंस के साथ हम लूप को ऐसा कंसिडर, लूप को मैंने कैसा कंसिडर किया हुआ है, इस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज मैंने लूप को कंसिडर किया। देखो लूप कैसा है यहाँ पे, क्लॉकवाइज कंसिडर किया। क्लॉकवाइज लूप अगर तुम कंसिडर कर रहे हो तो सबसे पहले तुमको सारा का सारा IR जो जोड़ने वाले हो शुड बी नेगेटिव, क्योंकि ये कंटिन्यूसली क्या होते चले जा रहा है। IR बेसिकली क्या होता है, हमारा वोल्टेज होता है, वोल्टेज होता है ना। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं वोल्टेज क्या हो रहा है, कम हो रहा है, फिर आगे बढ़ रहे हैं और रेजिस्टेंस में से पास हुआ और कम हुआ, आगे बढ़ेंगे और कम हुआ। तो जब भी हम सर्किट के साथ चलते हैं, ठीक है, जैसे हम लूप के साथ काउंट करते चल रहे हैं, ऐसे काउंट, पहले इधर कितना वोल्टेज है काउंट करेंगे, फिर इधर कितना करेंगे, फिर इधर कितना करेंगे। लूप के साथ जब हम चल रहे हैं तो उस समय पे क्या हो रहा है कि कम होते चले जा रहा है। मैंने तुमको बताया शुरुआत में बैटरी लगी हुई है, ई में से कुछ कम हुआ रहेगा पहले केस में, फिर ई में से और कम हुआ होगा, फिर ई में से और कम हुआ होगा, और ये तीनों का डिफरेंस जो है वो 0 दे देगा। तो V1 को मैं लिख सकता हूँ I1 R1, V2 को मैं लिख सकता हूँ I2 R2, V3 को लिख सकता हूँ मैं I3 R3। समझ में आता है, 3 करंट अगर इसके अंदर से चल रहे हैं और E मेरा कैसा है, पॉजिटिव, ये इसके अंदर से क्या हुआ है, नेगेटिव हुआ है, शुड बी इक्वल टू 0। अगर मैंने लूप इस तरीके से कंसिडर, अगर मैं इक्वालिटी के उस तरफ इसको भेज दूँ तो मैं लिख सकता हूँ I1 R1 प्लस I2 R2 प्लस I3 R3। फिर से ध्यान से समझना कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ये सब कुछ यहाँ से रब कर रहा हूँ ताकि इजी हो जाए आप लोगों के लिए। सिंपल भाषा में समझने की कोशिश करो कि ये E1 मुझको बता रहा है वोल्टेज,
यहाँ पे वोल्टेज कम होके बन गया होगा V1, यहाँ पे वोल्टेज बन गया होगा V2, यहाँ पे वोल्टेज हो गया V3, ठीक है। इसी डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो इधर कुछ था, फिर कम हुआ, फिर और कम हुआ, फिर और कम हो गया, ठीक है। तो V को मैंने कंसिडर किया E, V में से पहले V1 कम हो गया थोड़ा सा इस पॉइंट तक आते आते, फिर जो भी बचा उसके ये इफेक्टिव बचा, फिर उसके अंदर से V2 भी कम हो गया, फिर लास्ट में V3 भी कम हो गया। तो V1 इज बेसिकली करंट फ्लोइंग थ्रू दिस इज I1 एंड R1। यहाँ पे से करंट जो फ्लो हो रहा है वो है I3, यहाँ पे जो करंट फ्लो हो रहा है वो है I1, ठीक है। तो यहाँ पे हम I1 लिखने के बजाय क्या लिखना शुरू कर देंगे, देखना अभी यहाँ पे करंट क्या है I3 है, तो I2 के केस में यहाँ पे I2 लिखने के बजाय मैं वहाँ पे से कौन सा करंट लिखा हुआ है, सर्किट में I3 लिखा है तो मैं यहाँ पे I3 लिखूंगा। लास्ट में क्या लिया हुआ है, I1 लिया हुआ है, तो इधर I3 के बजाय मैं क्या लिख लेने वाला हूँ, I1 लिख लेने वाला हूँ, और इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करूँगा तो ये इससे मैच कर जाएगा। समझते हो, ठीक। समझो, समझने में मुश्किल होगी, साइन कन्वेंशन ने थोड़ा परेशान कर दिया। इसको याद रखोगे तो अच्छा रहेगा, साइन कन्वेंशन को रट्टा मारने की कोशिश मत करो। सिंपल सी अंडरस्टैंडिंग है, वोल्टेज जैसे जैसे दूर दूर हो रहा है करंट से, वैसे वैसे क्या होते जा रहा है, कम होते चले जा रहा है। इधर लूप को कंसिडर, जैसा सर्कल बनाया हुआ है अंदर वैसे ही लूप, तो C B F D C कंसिडर कर लिया मैंने। मेरा EMF इसके अंदर लगा हुआ है E2, ठीक है। E2 में से यहाँ पे R2 कम हो गया होगा, R2 के साथ करंट एसोसिएटेड है I2, ठीक है। फिर और आगे बढ़ूंगा तो इधर से और कम हो गया होगा I1 I5 R5, ठीक है। और आगे बढ़ूंगा तो यहाँ पे से R4 I2 R4 यहाँ से कम हो गया, दैट शुड बी इक्वल टू 0। यही बात हमको किरचॉफ सेकंड लॉ बता रहा है कि सारा E और सारा IR जोड़ोगे तो क्या आंसर आएगा, 0 आएगा। लेकिन साइन कन्वेंशन को ध्यान में रखते हुए, और साइन कन्वेंशन नाम की कोई चीज़ नहीं होती, एक्चुअली में अंडरस्टैंडिंग होती है कि इधर से 10 किलो निकला, रास्ते में 5 किलो छोड़ दिया बचा 5, रास्ते में 3 किलो छोड़ दिया बचा 3, आते आते लास्ट में 2 किलो छोड़ दिया हो गया 0। किलो के हिसाब से समझा रहा हूँ, किलो नहीं है, वोल्टेज है, समझ लो यार, ठीक है। तो ये करंट क्या हो रहा है, कंटिन्यूसली यहाँ पे से डिस्ट्रीब्यूट होते चले जा रहा है वोल्टेज। तो यहाँ पे जब इसको हम लोग V मानते हैं ना, V हमारे लिए क्या हुआ करता था, पोटेंशियल डिफरेंस हुआ करता था ना। तो ये बैटरी के इस तरफ समझो 10 वोल्ट का और इस तरफ कितना होता है 0 वोल्ट। बैटरी के 2 टर्मिनल होते हैं ना, 10 वोल्ट 0, तो 10 से 5 फिर 4 फिर ऐसे कम करते होते 0 तक आता है। ये समझ में आएगा, भी तुम लोग आगे कंसेप्ट पढ़ने वाले हो उसके अंदर समझ में आएगा। एक चीज़ इसके अंदर और बता दो, कुछ लोग इसको कैसे करते हैं, उल्टा सोचेंगे। समझो लूप के ऑपोजिट साइड तुम चलना शुरू कर दो, तो मैंने इस तरफ से तुमको काउंट करवाया, तुम इस तरफ से काउंट करो। इस तरफ से काउंट करोगे तो इनको सबको क्या लेना पड़ेगा, पॉजिटिव लेना पड़ेगा। तो I2 R4 प्लस I1 R5 प्लस I2 R2 माइनस E शुड बी इक्वल टू 0। इस तरह से तुम चल रहे हो तो हर चीज़ की साइन तुमको क्या करना है, उल्टा रखना है, ठीक है। सीधी भाषा में E और ये सारे IR की साइन अपोजिट रहती है मोस्ट ऑफ द टाइम। इसके अंदर से ये कम होते चले गए हैं, इस वजह से लोग साइन अपोजिट मेंटेन करते हुए चलते हैं। वेल एंड गुड, चले नेक्स्ट जिसके बारे में अपने को पढ़ना है, नेक्स्ट एप्लीकेशन है वो है व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज इज यूज्ड टू फाइंड अननोन रेजिस्टेंस। अनजाना रेजिस्टेंस अगर कुछ तुमको है, कोई चीज़ है जिसका रेजिस्टेंस कितना है पता करना हो, तो तुम लोग व्हीटस्टोन ब्रिज का इस्तेमाल कर सकते हो। व्हीटस्टोन ब्रिज साधारणतः किरचॉफ्स लॉ से ही काम करेगा, कोई टेंशन नहीं, ठीक है। करंट को ध्यान से देखने की कोशिश करो। सबसे पहले देखना कि मैं इसके अंदर अननोन रेजिस्टेंस, समझो कि P रेजिस्टर को मैं जानता हूँ 10 ओम का है, 15 ओम का है, 20 ओम का है। एस वाला कितने ओम का है मेरे को मालूम नहीं, तो मैं कोई चीज़ ला करके चौथा रेजिस्टेंस इसमें जोड़ दूंगा, और उसके रेजिस्टेंस पता करने का तरीका मुझको व्हीटस्टोन ब्रिज जब एक फॉर्मूला बना के दे देगा, उसको यूज़ करने वाला, ठीक है। देखना ध्यान से, मैं क्या करता हूँ कि लूप कंसिडर कर लेता हूँ A B D A। जब मैंने लूप A B D A कंसिडर किया तो लूप A B D A मुझको कुछ ऐसा दिखाई दिया है, ठीक है। लूप A B D A ऐसा दिखाई दिया। अब लूप में मेरी एक बात ध्यान से समझने की कोशिश करना। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे रेजिस्टेंस R1 I1 R1, यहाँ पे दूसरा है रेजिस्टेंस, सेकेंड रेजिस्टेंस को सेकेंड करंट मिल रहा होगा I2 R2। थर्ड रेजिस्टेंस इधर है, ध्यान देना, I3 R3 विल बी इक्वल टू 0। तीनों रेजिस्टेंस विल बी इक्वल टू 0। बैटरी एक ही लगी हुई है, इसके लिए E को कंसिडर नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। एक ही लूप, फिर सेकेंड लूप, फिर कॉमन कर लेंगे उसको। यहाँ पे I1 की जगह पे क्या लिखा हुआ है, I1 लिखा हुआ है, ठीक है। R1 रेजिस्टेंस 1 मेरा है P प्लस I2 है मेरा IG, I2 है मेरा IG, देखो यहाँ पे IG लिखा हुआ है, और R2 गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है बीच में, उसके लिए गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस G, ठीक है। प्लस I3 मेरा देखो
अब मैं लूप में इस तरफ जा रहा हूँ और करंट इस तरफ आ रहा है, ये अगला साइन कन्वेंशन तुम लोग कर्गॉस लॉ का सीखना है। मैं लूप में इस तरफ जा रहा हूँ और करंट इस तरफ आ रहा है, यहाँ मैं लूप के साथ जा रहा था, करंट भी इसी डायरेक्शन में था, मेरा लूप भी इसी डायरेक्शन में चल रहा था, मैं भी नीचे उतर रहा था, मेरा लूप भी नीचे उतर रहा था, करंट भी नीचे उतर रहा था। पर यहाँ पे क्या हुआ कि जब डायरेक्शन करंट का इस डायरेक्शन में, लूप का डायरेक्शन वो ट्रेस कर रहा है, इस वजह से यहाँ पे क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। करंट वहाँ पे क्या है I2 और नीचे रेजिस्टेंस लगा हुआ है S इज इक्वल टू 0। ये बन गया इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 1 बन गया हमारा। सेकंड लूप कंसिडर करूंगा, देखना लूप कौन सा है, BCDB। ठीक है, BCDB के लिए इस पॉइंट पे जो करंट है उसको ध्यान देना। इधर से करंट आया था I1, नीचे चले गया IG, तो I1 में से कुछ नीचे चले गया है IG, यहाँ पे बचा हुआ है I1 प्लस IG, तो I1 माइनस IG। ठीक है, इसको भी लूप में ऐसे ही कंसिडर कर ले रहा हूँ, कोई टेंशन नहीं। ठीक है, सर्किल क्लॉकवाइज फॉर्म में कंसिडर करता हूँ। तो I1 IG इस तरफ चलने वाला करंट है, या फिर चलो ठीक है, ये फर्स्ट करंट जो मिलेगा इसको मैं नाम दे देता हूँ I1, इसके अंदर से रेजिस्टेंस चलेगा R1। सेकेंड करंट यहाँ पे होगा, उसको मैं नाम दे दूंगा I2, रेजिस्टेंस उसके अंदर चलेगा R2। थर्ड करंट इधर से ऐसा लूप ऊपर की तरफ, ये लूप में पूरा ऐसे कंसिडर कर रहा हूँ ना, तो यहाँ पे से जाएगा I3 R3। अब I1 R1 है क्या, पता करेंगे। I1 इधर का करंट है, इधर करंट कितना है, I1 माइनस IG, I1 माइनस IG। रेजिस्टेंस इधर Q लगा हुआ है, तो नाम दे देता हूँ Q। I2 को ध्यान से देखना, नीचे की तरफ जा रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ है I2 प्लस IG। I2 प्लस IG किस तरीके से आया, समझना, ध्यान देना। इस तरफ से आ रहा था I2 करंट, ऊपर से नीचे उतर रहा था IG। गैल्वेनोमीटर की तरफ से जो करंट आ रहा है, देखो एरो लगा के नीचे की तरफ आ रहा है, तो इस जंक्शन के ऊपर करंट दो आकर के ऐड हो रहे हैं, तो बन गया I2 प्लस IG। और इस साइड पे, जिस साइड पे लूप के जिस साइड पे मैं अभी हूँ, इधर रेजिस्टेंस है R प्लस I3 पे ध्यान देना। I3 ऐसा ऊपर की तरफ जा रहा हूँ मैं, I3 मतलब मेरा IG, इसको मुझको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि मैं जा रहा हूँ लूप को लेके ऊपर की तरफ, करंट आ रहा है नीचे की तरफ, ऑपोजिट डायरेक्शन मेंटेन कर रहा है, तो इसके लिए IG और रेजिस्टेंस उसके अंदर है G। ये बन गया मेरा इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, मैंने क्या लगा रखा है बीच में, गैल्वेनोमीटर लगा के रखा हुआ है। गैल्वेनोमीटर क्या है, कैसा है समझना, फिलहाल थोड़ी देर के लिए छोटा मोटा करंट डिटेक्ट करने के लिए हम गैल्वेनोमीटर लगाते हैं। अब प्रोसेस के दौरान जब मेरे को S के बारे में पता करना है कि S रेजिस्टेंस कितना है, तो मुझको गैल्वेनोमीटर को इस तरीके से सेट करना पड़ता है कि गैल्वेनोमीटर के अंदर से करंट बिल्कुल ना जाए, तभी मैं पता कर पाऊंगा कि S के अंदर कितना है। अगर इसमें से जाने लगेगा तो ये भी कुछ ना कुछ खाना शुरू करेगा, कंज्यूम करने लगेगा, तो मैं परफेक्टली उसकी रीडिंग नहीं निकाल पाऊंगा। ठीक है, तो IG उस केस में क्या होना पड़ेगा, 0 होना पड़ेगा। IG अगर 0 हो जाता है तो इक्वेशन 1 की कंडीशन क्या बन जाएगी, ये बन जाएगा I1P माइनस I2S विल बी इक्वल टू 0। ये बन जाएगा I1P इज इक्वल टू I2S। पहली चीज़ ये इक्वेशन 1 के साथ हुआ, अगर IG 0 हो गया तो इक्वेशन 2 में देखो क्या होगा, IG 0 हो गया, ये उड़ जाएगा, ये उड़ जाएगा, ये भी गायब हो जाएगा। यहाँ पे बन जाने वाला है I1Q, ठीक है, प्लस I2R विल बी इक्वल टू 0। I2R ये भी देखना ध्यान से, यहाँ पे थोड़ी सी गलती हुई, ये पॉजिटिव नहीं होगा, ये भी नेगेटिव होने वाला है। क्यों, क्योंकि मैं लूप में ऐसे जा रहा हूँ और करंट ऐसे आ रहा है। देखो करंट इस डायरेक्शन में, मेरा लूप इस डायरेक्शन में, अपोज करें एक दूसरे को, नेगेटिव हो जाएगा। नेगेटिव होने की वजह से बीच की साइन क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, उस तरफ भेज दूंगा। यहाँ पे बन जाएगा I1Q इज इक्वल्स टू I2R। ठीक है, अब ये इक्वेशन को अगर मैं 3 और इस इक्वेशन को अगर मैं 4 कंसिडर कर लेता हूँ, तो मैं 3 को 4 से डिवाइड कर देता हूँ, तो मैं I1P अपॉन I1Q विल बी इक्वल टू I2S अपॉन I2R कर दो। I1 कट गया, I2 कट गया, मेरे पास बचा P अपॉन Q इज इक्वल्स टू S अपॉन R। ये बन गया मेरा व्हीटस्टोन ब्रिज का फॉर्मूला, जो यहाँ पे लिखा भी है, दिख रहा है तुम लोगों को, PDF में डाल दूंगा। ठीक है, इस तरीके से अगर मुझको P के बारे में पता होगा, Q के बारे में पता होगा, R, तो P, Q और R मेरे को पता है, S का क्या कर लूँगा मैं, पता कर लूँगा, आसान है, सिंपल। वहाँ पे P अपॉन Q है, यहाँ पे तुम लोग, हाँ ठीक है, कोई टेंशन नहीं, सॉर्टेड है। व्हीटस्टोन ब्रिज समझ में आया। व्हाट इज इट यूज्ड फॉर, इट इज यूज्ड टू फाइंड द अननोन रेजिस्टेंस। तो कोई भी अननोन रेजिस्टेंस ले आओ, इधर एक सॉकेट जैसा लगा रहेगा, उसके अंदर फिट करो, फटक से उसका रेशियो जो होगा काउंट करके तुमको बता दे। व्हीटस्टोन ब्रिज के अंदर बैलेंसिंग, बस बैलेंसिंग की कंडीशन क्या है, द करंट फ्लोइंग थ्रू द गैल्वेनोमीटर शुड बी 0। एवरीवेयर जहाँ पे भी तुम गैल्वेनोमीटर लगाओगे, वहाँ पे करंट फ्लोइंग थ्रू द गैल्वेनोमीटर शुड बी इक्वल टू 0। दो बातें याद रखो, एक तो E जो होता है अपना V होता है, और बहुत जगह अपने को गैल्वेनोमीटर का करंट जो है कितना रखना पड़ेगा, 0 रखना पड़ेगा।
ठीक है। तो व्हाट इज एन एप्लीकेशन फॉर व्हीटस्टोन ब्रिज? व्हीटस्टोन ब्रिज का इस्तेमाल क्या है? व्हीटस्टोन ब्रिज का इस्तेमाल अननोन रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए होता है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक मीटर ब्रिज उसका एक बेस्ट क्लास एप्लीकेशन है, उसको ध्यान से देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो मीटर ब्रिज को मीटर ब्रिज इसके लिए बोला जाता है क्योंकि इसके नीचे जो स्केल की विड्थ होती है बराबर 1 मीटर होती है। इसका भी यूज़ क्या है? इसका भी यूज़ है अननोन रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना। अननोन रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए ही हम मीटर ब्रिज का भी इस्तेमाल करते हैं। अब मीटर ब्रिज में हम क्या करेंगे, एक रेजिस्टेंस बॉक्स होता है जिसका रेजिस्टेंस जो होता है वो नोन होता है, इसका रेजिस्टेंस हमको पता होता है कि कितना है। ठीक है, और यहाँ पे हम एक ऐसा रेजिस्टर लगा देंगे जिसका रेजिस्टेंस हमको अननोन है, नहीं पता है, और हम पता करने की कोशिश करेंगे। सही है। अब जब हम लोग यहाँ पे वो रेजिस्टर लगा देंगे तो यहाँ पे गैल्वेनोमीटर लगा होगा, गैल्वेनोमीटर के नीचे एक जॉकी लगा होगा। तो गैल्वेनोमीटर के नीचे जो जॉकी लगा हुआ है, ये जॉकी का ये मतलब है कि ये एक ऐसा डिवाइस या फिर ऐसा होल्डर है जो इस स्केल के अंदर से भी एक कंडक्टर जा रहा है, उस कंडक्टर में आगे पीछे इधर इधर कहीं पे भी रखा जा सकता है। तो ये पूरी जो लेंथ है, ये पूरी लेंथ 100 सेंटीमीटर की है, 1 मीटर की है ना, तो इधर भी रखा जा सकता है। तो समझो ये हो जाएगा 20-80, समझो बीच में रख दिया तो दोनों साइड हो गया 50-50। मुझको उसको एक ऐसे पॉइंट पे रखना है जिस पॉइंट पे द करंट फ्लोइंग थ्रू द गैल्वेनोमीटर शुड बिकम 0। गैल्वेनोमीटर में से जो करंट फ्लो हो रहा है वो कितना हो जाना चाहिए? 0। तो इस जॉकी ये रेजिस्टेंस कम ज़्यादा रहेगा तो ये आगे पीछे रखा जाएगा उसके अकॉर्डिंग। समझ रहे हो ना कि गैल्वेनोमीटर के अंदर क्या सीन होगा? गैल्वेनोमीटर के अंदर से जो करंट फ्लो हो रहा है वो कितना मिलना चाहिए मुझको? 0 मिलना चाहिए। वो 0 होने के लिए मैं इस जॉकी को आगे पीछे रखूँगा। ठीक है, तो मुझको एक बात समझ में आती है, ये हरकत करते समय हमको एक बात समझ में आती है कि ये रेजिस्टेंस जो है वो असर डाल रहा है इसके रिस्पेक्टेड लेंथ के ऊपर। समझते हो? रेजिस्टेंस जो है, ये अननोन रेजिस्टेंस जो है, ये कहाँ का रेजिस्टेंस है? इधर से जो इधर तक का वायर जा रहा है इतने एरिया का, और ये रेजिस्टर क्या कर रहा है? इधर से इधर तक के आर को कंट्रोल कर रहा है। तो इसको मैं क्या बोल रहा हूँ, 2 पॉइंट नाम दिए मैंने, ए, डी और बी। ठीक है, तो मैं बोल सकता हूँ कि x अपॉन आर का अगर मैं रेशो निकालने की कोशिश करूँ, ये x अपॉन आर दैट विल बी रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए डी अपॉन रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट बी डी। ठीक है, ये रेजिस्टर जो है इधर की लंबाई जितनी, ये जॉकी जब यहाँ पे समझो ऐसे बैठ गया इस पॉइंट पे, तो इधर से इधर तक जितनी लेंथ है उतनी लेंथ के साथ डील कर रहा है, और ये x जो है ये बची कुची लेंथ के साथ डील कर रहा है। अब हम लोग फॉर्मूला जानते थे 10th स्टैंडर्ड में, रो इज इक्वल्स टू आर ए अपॉन एल, रेजिस्टिविटी। तो R इज इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए, स्वाभाविक सी बात है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ x अपॉन आर विल बी आर ए डी की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ? रो रेजिस्टिविटी, सेम कंडक्टर है हर जगह सेम होगी, लेंथ बिटवीन ए डी अपॉन एरिया उतना ही मोटा वायर है कंटिन्यूसली यहाँ से वहाँ तक, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, तो आर बी डी रेजिस्टेंस, लेंथ बिटवीन बी डी जो कम ज़्यादा है अपॉन एरिया ए। रेजिस्टिविटी दोनों साइड पे सेम होगी क्योंकि हमारा जो कंडक्टर है वो कंडक्टर सेम ही टाइप का इस्तेमाल किया, यहाँ से वहाँ तक कॉपर ही कॉपर है, एल्यूमिनियम ही एल्यूमिनियम है, तो रेजिस्टिविटी सेम मटेरियल की सेम होती है, इस वजह से रो और रो क्या हो जाने वाले? कट जाने वाले। उतना ही मोटा वायर है इधर से उधर तक, इसकी वजह से एरिया और एरिया भी कट जाएगा। हमको यहाँ पे क्या मिल के आया है कि x अपॉन आर इज इक्वल्स टू एल ए डी अपॉन एल बी डी। अब एल ए डी और एल बी डी को मैं ऐसे लिखूँगा एल एक्स अपॉन एल आर, लेंथ एसोसिएटेड विद द एक्स वाला रेजिस्टर अपॉन लेंथ एसोसिएटेड विद द रेजिस्टेंस बॉक्स वाला रेजिस्टर, जो फॉर्मूला मुझको किसका देता है? मीटर ब्रिज का फॉर्मूला दे देता है। सिंपल है, आराम से एकदम पढ़ते चलो, टाइम नहीं है, इतना भी ज़ोर से नहीं पढ़ाऊंगा कि समझ में ना आए, और इतना भी स्लो नहीं चलूँगा कि टाइम वेस्ट हो। ठीक है, एक बराबर सिंक पकड़ने की कोशिश में, और ज़्यादा बात भी नहीं करूँगा ये सारी बकवास वाली। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं पोटेंशियोमीटर की। पोटेंशियोमीटर क्या है? पोटेंशियोमीटर हमको बताता है वोल्टेज या फिर पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में वो भी लेंथ के अकॉर्डिंगली बताता है हमको, कि लेंथ से रिलेटेड पोटेंशियोमीटर जो है वो हमको बताएगा कि कितना पोटेंशियल डेवलप हो रहा है। अगर एक कंडक्टर ले लो, इस कंडक्टर में इधर से लेके इधर तक के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, कितना रेजिस्टेंस है, क्या क्या है पता करना है, तो इससे रिलेटेड जो बेस्ट ऐप हम लोग यूज़ कर सकते हैं, बेस्ट एप्लीकेशन यूज़ कर सकते हैं, ऐप नहीं एप्लीकेशन यूज़ कर सकते हैं, किसका? पोटेंशियोमीटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो पोटेंशियोमीटर इज यूज टू फाइंड अननोन रेजिस्टेंस, अननोन पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट एंड रिलेटेड टू इट्स लेंथ। तो लेंथ से रिलेटेड होने की वजह से हमको छोटी मोटी बातें पोटेंशियोमीटर की पहले पढ़नी पड़ती। पोटेंशियोमीटर के अंदर क्या लगा हुआ है? एक बैटरी लगी हुई है, इस बैटरी का ई जो है इसका ईएमएफ है। ठीक है, इस बैटरी का खुद का छोटा सा रेजिस्टेंस होता है, इसको बोला जाता है इंटरनल रेजिस्टेंस। ध्यान देना, इसको क्या बोला जाता है? इसका इंटरनल रेजिस्टेंस बोला जाता है, जो बैटरी के अंदर खुद होता है।
बैटरी का ही पार्ट, और हमारे सर्किट के अंदर बैठा हुआ जो रेजिस्टेंस है वो हमारा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है या फिर वो तो हमारे कंडक्टर का ही रेजिस्टेंस है। वो तो तुम लोग हमेशा से उसके बारे में पढ़ते चले आ रहे हो। हम लोग रूल जानते हैं कि ओम्स लॉ हमको बोलता है V इज इक्वल्स टू आई आर के बारे में, सही है, V इज इक्वल्स टू आई आर के बारे में करता है। I जो है दैट विल बी V अपॉन आर, करेक्ट। तो I विल बी इक्वल टू, मैंने तुमको अभी थोड़ी देर पहले बोला था कि E विल बी इक्वल टू R, द EMF प्रोड्यूस्ड बाय योर बैटरी इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सर्किट, जो भी सर्किट के अलॉन्ग पोटेंशियल डिफरेंस है दैट इज इक्वल्स टू V। तो E की जगह पे मैं V की जगह पे मैं E लिख सकता हूँ, और रेजिस्टेंस इसके अंदर एक नहीं है दो है, तो दो होने की वजह से हमको आ रहा जो सर्किट है वो दो रेजिस्टेंस के साथ डील कर रहा है। इसके वजह से यहाँ पे याद रखना है कि पहला करंट फ्लोइंग, हमेशा करंट फ्लोइंग थ्रू अ पोटेंशियोमीटर, जब भी एक पोटेंशियोमीटर के करंट की बात होगी तो वो हमेशा हम क्या लिखेंगे, E अपॉन आर प्लस आर, क्योंकि हम यहाँ पे दो रेजिस्टेंस के साथ डील करते हैं, बैटरी का खुद का रेजिस्टेंस और एक हमारे कंडक्टर का रेजिस्टेंस, ठीक है। तो ये रूल तो मालूम है हमको। अब इस पॉइंट पे अगर मैं कहीं पर भी निकालने की कोशिश करूँ, मैं A और B के बीच में कितना वोल्टेज है वो निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए बी हमारे ओम्स लॉ के हिसाब से तो फिर से बन जाएगा, शुड बी इक्वल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू इट एंड द रेजिस्टेंस बिटवीन इट। इतनी लंबाई जो है करंट की, इसके बीच में कितना करंट फ्लो कर रहा है वो पता करो, कितना रेजिस्टेंस है वो पता करो, तुमको पता चल जाएगा कि उसके बीच में वोल्टेज कितना है। अब ये वोल्टेज को जो करंट दे रहा है पोटेंशियोमीटर दे रहा है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा E अपॉन आर प्लस आर, और यहाँ पे लिख दूंगा R विल बी इक्वल टू ए बी, ठीक है। लेकिन हर बार ए बी का जो लेंथ होगा वो 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर 10 मीटर 15 मीटर कुछ भी हो सकता है। तो मैं क्या कर देता हूँ कि वोल्टेज बिटवीन ए बी को डिवाइड कर देता हूँ लेंथ बिटवीन ए बी से, दैट विल बिकम E अपॉन आर प्लस आर, आगे ऊपर आर लगा हुआ है, मल्टीप्लाइड बाय लेंथ बिटवीन ए बी। एक मुझको नया नया चीज़ यहाँ पे मिल जाता है, V ए बी अपॉन एल, इसको हम लोग बोलना शुरू कर देते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट, इसको हम बोलना शुरू कर देते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट, ठीक है। इसको हम क्या बोलना शुरू कर देते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट बोलना स्टार्ट कर देते हैं। एंड पोटेंशियल ग्रेडियंट विल बी इक्वल टू विच, अब किसके ऊपर डिपेंड करने वाला है, ध्यान देना कि पोटेंशियल ग्रेडियंट वी ए बी अपॉन एल ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, ध्यान देने की कोशिश करो। यहाँ पे ये सारी वैल्यू तो कांस्टेंट अगर मैं रख देता हूँ तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए बी विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ, ठीक है। अच्छा लेंथ भी नहीं, अगर मैं बोल रहा हूँ ये सारी चीज़ें, इसको L और ये सबको मैं क्या अज्यूम कर लेता हूँ कांस्टेंट K, तो मैं उस तरफ लेकर के चले जाऊँगा, पोटेंशियल डिफरेंस विल बी इक्वल टू K टाइम्स ऑफ L, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए बी विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, मतलब ये लंबाई जितनी बढ़ती जाएगी, A से B तक का डिस्टेंस जितना बढ़ते चले जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस उतना ही ज़्यादा बढ़ते चले जाएगा, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस की ज़रूरत उतनी ही ज़्यादा होगी, समझते हो। इसी चीज़ को समझाने का एक और तरीका है, एक सिंप्लीफाइड तरीका, वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। इसके अंदर होता क्या है कि एक बैटरी जब आप लोग कंसिडर करते हो तो एक बैटरी के अंदर हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि अभी क्या है इस बैटरी के अंदर। यहाँ पे समझो कि 0 वोल्ट का इस तरफ और 60 वोल्ट का इसके अंदर पोटेंशियल डिफरेंस इसके अंदर 60 वोल्ट का। अगर मैं एक पॉइंट्स कंसिडर कर लूँ और इस पूरे लूप को एक मीटर में डिवाइड कर दूँ, 1 मीटर फिर 1 मीटर फिर 1 मीटर फिर से 1 मीटर फिर से 1 मीटर और फिर से 1 मीटर और फिर से 1 मीटर, 1 2 3 4 5 6, ये वाला नहीं रहना चाहिए, ठीक है। पूरे लूप समझ लो कि ये ऐसे घुमा नहीं, इधर से डायरेक्टली ऐसे कनेक्टेड है और 1 ही मीटर का, 1 मीटर और इसके बीच का डिस्टेंस भी 1 मीटर। तो 1 2 3 4 5 6 इमेजिन कर लो इस तरीके से कि 1 मीटर का इसके बीच में क्या। यहाँ पे शुरुआत में 60 वोल्ट का रेजिस्टेंस डिफरेंस था, यहाँ पे फिर आगे बढ़ते बढ़ते 40, आगे बढ़ते 40 हो गया, फिर 30, फिर 20, फिर 10 और यहाँ पे आते आते देखो कितना हो गया 0। मतलब हर मीटर एट एवरी 1 मीटर पोटेंशियल ड्रॉप इज 10 वोल्ट्स, 10 वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप होते चले जा रहा है, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस एट पर यूनिट लेंथ इज 10 वोल्ट पर मीटर। इसी को हम क्या बोलना शुरू कर देते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट बोलते हैं। यही प्रोसेस जो होता है वो पोटेंशियल ग्रेडियंट का। पोटेंशियल ग्रेडियंट मतलब जैसे जैसे लूप में हम आगे बढ़ते जा रहे हैं
तुमको समझना चाहिए कि करंट को आगे ले जाने के लिए पोटेंशियल को सैक्रिफाइस होना पड़ता है। जब बाइक आगे बढ़ती है तो पेट्रोल जलते रहता है, उसी कंडीशन में आगे बढ़ते 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 पोटेंशियल डिफरेंस कहाँ तक आता है, जीरो। जब पोटेंशियल डिफरेंस जीरो रहता है तो करंट इसके अंदर से क्या होता रहता है, फ्लो होते रहता है। ठीक है, नहीं भी समझ में आता है तो इधर तक मैंने जो बताया उधर तक ही आपको डील करना है पोटेंशियल डिफरेंस की कहानी के साथ और पोटेंशियोमीटर के साथ, और आगे हमको क्या करने हैं, इसके एप्लीकेशंस देखने। सिंपल है, इतनी बातें भी आप लोग अच्छे से याद रख पाओगे, वेल एंड गुड। यही डेरिवेशन आप लोगों को हेल्प करने वाला लास्ट में। देखें नेक्स्ट है द यूज ऑफ पोटेंशियोमीटर। तो सबसे पहला यूज जो है पोटेंशियोमीटर का है इज टू कंपेयर द ईएमएफ ऑफ अ सेल। ठीक है, मैं इतने पार्ट को हटा दे रहा हूँ, देखना ध्यान से, मैं इतने पार्ट को देखो ही मत। ये नीचे वाला जो पार्ट है पोटेंशियोमीटर ही अभी फिर से हम लोगों ने देखा था ए और बी। ठीक है, देखना ध्यान से, मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इतना इसके ऊपर अगर मैं ऐसे ले जा रहा हूँ, सॉरी, इसके ऊपर ऐसे ले जाया है, इसके ऊपर ऐसे ले गया है और ले करके इस तरीके से जॉकी यहाँ पर लाके लगाया हुआ है। सेम टू सेम देखो डायग्राम वहाँ पे तुमको मिलेगा, दिखता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बता रहा है कि सबसे पहले यूज पोटेंशियोमीटर हम क्या कर सकते हैं, टू कंपेयर द ईएमएफ ऑफ सेल। दो सेल हम लोग ला करके ये पता कर सकते हैं कि इनके बीच के ईएमएफ का कंपैरिजन क्या है, ये इससे 2 गुना ताकतवर है, ये उससे 3 गुना स्ट्रॉन्ग है। वो कंपैरिजन हमको पोटेंशियोमीटर बता सकता है। वोल्टेज भी पता करके बता सकता है पहला, दूसरा कंपैरिजन भी पता कर सकता है। ठीक है, तो सबसे बेसिक तरीका कंपैरिजन का, ये की लगी हुई है। ठीक है, की बंद कर दी, इसका मतलब करंट इधर से निकला, इसमें से घुसा, इस ईएमएफ ने करंट देना शुरू किया, ये घूम करके करंट इस लूप में आ गया है। समझ में आता है। हमने अभी अभी पता किया कि VAB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। ठीक है, जितनी ज़्यादा लेंथ होगी उतना ज़्यादा, मैं बोल सकता हूँ वोल्टेज AB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, वो जो कांस्टेंट लगे हुए थे सब, प्रोपोर्शनलिटी को हटा देता हूँ तो वो क्या हो जाएगा, इक्वालिटी दे देगा। वोल्टेज इज इक्वल्स टू EMF E, तो मैं इसको लिख सकता हूँ E1 इज इक्वल्स टू K टाइम्स ऑफ, यहाँ पे मैं लिख दूंगा L1। कैसे, मैंने इसको जब की बंद किया तो इस E1 में से, बैटरी में से करंट जाना शुरू हुआ और मैंने इस जॉकी को इस पॉइंट पे रखा। इस पॉइंट पे मैंने इसको इसीलिए रखा है क्योंकि यहाँ गैल्वेनोमीटर के अंदर फिर से करंट कितना दिखाना चाहिए, 0 दिखाना चाहिए। 0 से ज़्यादा दिखा रहा है तो मैं इसको आगे पीछे लूप में इधर 20 30 किधर भी, इस पॉइंट पे इस पॉइंट पे इस पॉइंट पे कहीं पे भी रखूंगा, लेकिन इसीलिए रखूंगा ताकि मेरा IG तब तक रखते रहूँगा जब तक मेरा IG 0। IG जहाँ मेरे को 0 दिखा रहा है वहाँ पे मैं लेंथ जो है इधर से A से लेकर के इस पॉइंट की लेंथ क्या कर लूँगा, मेजर कर लूँ। ठीक है, तो वो फॉर्मूले के हिसाब से वो लेंथ मुझको मिली है E1। जब मैंने इस बैटरी को छोड़ दिया और मैंने इधर से करंट छोड़ दिया, इधर से करंट आने लगा, तो मुझको E2 मिल जाएगा, दैट विल बी टाइम K टाइम्स ऑफ L2। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, I can write it as E1 upon E2 is equals to KL1 upon K times of L2। E1 upon E2 will be equal to L1 upon L2। ये हो गई बात खत्म। ये तरीके से फॉर्मूला आसानी से लगा सकते। कभी कभी क्या हो जाएगा लेकिन कि बैटरीज जो हैं वो एक सीरीज में लग जाएंगी, एक सीरीज में बैटरीज लगते चली जाती है कभी कभी। जैसे यहाँ पे देखो एक ही बैटरी लगी है, एक दूसरे को कैसी लगी है, पैरेलल लगी हुई। पैरेलल लगी है तो वेल एंड गुड, ये फॉर्मूला बहुत अच्छा काम करेगा। ठीक है, लेकिन ये बैटरीज अगर सीरीज में लग जाए तो गड़बड़ होना शुरू हो जाती है। तो बैटरीज को सीरीज में लगने के 2 तरीके होते हैं। सबसे पहला तरीका तो होता है सम मेथड, ठीक है, और अगला तरीका होता है डिफरेंस मेथड। सम और डिफरेंस में बस इतनी बात याद रखो कि इनके पोल्स जो हैं वो सिमिलरली क्या है, सिंक में लगे हुए हैं। देखो यहाँ पे मुझको लगता है कि अपोज करने वाले पोल्स लगे हुए हैं, दिखता है। यहाँ मुझको लगता है कि देखो पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव से फिर पॉजिटिव नेगेटिव प्रॉपर लगा हुआ है। तो इस केस में बैटरी 1 से निकलने वाला करंट बैटरी 2 से निकलने वाले करंट को क्या करेगा, हेल्प करेगा। बैटरी 1 से निकला हुआ करंट जो है बैटरी 2 के अंदर क्या होगा, ऐड होगा, क्योंकि दोनों की पोलैरिटी सही, पॉजिटिव से नेगेटिव, नेगेटिव से उसके पॉजिटिव में, पॉजिटिव से उसके नेगेटिव में, और करंट लूप में बराबर बहते चले जाए। अगर दोनों के पोल मैच कर गए, नेगेटिव वाला नेगेटिव से जोड़ दिया तो इसके अंदर क्या होगा, या पॉजिटिव वाला पॉजिटिव से जोड़ दिया तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखना शुरू कर देंगे, E1 माइनस E2 लिखना स्टार्ट कर देंगे। समझ में आता है क्या होएगा इसके अंदर। बैटरीज सीरीज में लगाई जा सकती है, पर सीरीज में लगी हुई बैटरीज या तो एक दूसरे का सपोर्ट करेंगी या तो एक दूसरे का अपोज करेंगी। सपोर्ट तब करेंगी जब अपोजिट पोल्स उन लोगों के लगे हुए होंगे तब। अब एक दूसरे का विरोध कब करने लगेंगे, अपोज कब करने लगेंगे, जब एक दूसरे के अपोजिट पोल्स लगने के बजाय एक दूसरे के सिमिलर पोल्स साथ में लग जाएंगे। ठीक है, इसका नेगेटिव उसके नेगेटिव से ले जाके जोड़ दिया तो बैटरियाँ एक दूसरे को क्या करने लगी, अपोज। तो इफेक्टिव करंट जो जाएगा वो दोनों के डिफरेंस से जाएगा, यहाँ पे इफेक्टिव करंट जो जाएगा दोनों के एडिशन से जाएगा। पैरेलल में चल रहे हैं हम लोग। पैरेलल के अंदर कुछ सर्किट का डायग्राम इस तरीके से, ठीक है, ध्यान से देखना कि ये ऐसे लगा हुआ है और ये भी ऐसे लगा हुआ है। अब इसको मैंने ऐसे जोड़ा डायरेक्टली, तो ये इधर से आके ऐसे जुड़ गए, इसका
नेगेटिव वाला इसके पॉजिटिव वाले से जुड़ गया, तो रिजल्टेंट जो बनेगा E1 प्लस E2 बन जाएगा, दैट विल बी K टाइम्स ऑफ L1। फिर से गैल्वेनोमीटर का जॉकी मैं ऐसी जगह पे ले जाके रखूंगा जहाँ पे करंट फ्लोइंग थ्रू द गैल्वेनोमीटर शुड शो मी द डिफ्लेक्शन 0। गैल्वेनोमीटर में से करंट दिखना चाहिए मुझको 0 दिखना चाहिए, ठीक है। ये बन गया मेरा इक्वेशन नंबर 1। अगले केस में मैंने क्या ऐसे जोड़ा और ये वाला ऐसे जोड़ा, तो इधर से करंट आया, ऐसे होकर के आगे बढ़ गया, समझते हैं, ठीक है। अगले केस में मैंने क्या कर दिया, और ये उसकी कंडीशन बनी थी, ठीक है। अगले केस में मैंने इसको ऐसे जोड़ दिया, इसको ऐसे जोड़ दिया, ठीक है, ध्यान देना। तो ये ऐसे था और ये ऐसे था। अब करंट इधर से आया ऐसे, ध्यान देना, ऊपर गया, उधर गया, नीचे उतरा, गोल घूमा और इधर आके इसमें जुड़ गया, ठीक है। अब इसका नेगेटिव वाले को इसका नेगेटिव वाला जुड़ गया, तो इफेक्टिव बन जाएगा E1 माइनस E2 एंड दैट विल बी E1 माइनस E2 विल बी K टाइम्स ऑफ L2। ऑब्वियसली L2 विल बी स्मॉलर देन L1 क्योंकि EMF कम हो गया है। इन दोनों का अगर मैं रेशियो निकाल लूँ तो देखना E1 प्लस E2 अपॉन E1 माइनस E2 विल बी K टाइम्स ऑफ L1 अपॉन K टाइम्स ऑफ L2। के कट गए, कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो लगाने से ये फॉर्मूला ये बन जाता है। 9th स्टैंडर्ड का मैथ से थोड़ा सा आप लोगों को मेहनत करना पड़ेगा उसके। कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो लगा दोगे, E1 अपॉन E2 विल बी L1 प्लस L2 अपॉन L1 माइनस L2। सिंपल है, बहुत आराम से, बेसिक्स वेल एंड गुड, धीमे धीमे लेकिन कांस्टेंट स्पीड पकड़ के। कार्डियो करते हो ना, दौड़ते हो, दौड़ने का पहला रूल है कि बहुत स्पीड से नहीं शुरू करना चाहिए, एक ऐसे पेस पे से शुरू करो जो पेस आपको एकदम कंफर्टेबल हो, ताकि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा दूर चल सको। ये स्प्रिंट नहीं है, मैराथन है, ठीक है। थर्ड फॉर्मूला इसके अंदर हम लोग जो यूज़ करने वाले हैं, दैट इज टू फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल। अब इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने का बहुत सिंपल कहानी है। इंटरनल रेजिस्टेंस में आप लोग एक बात समझ लो। सबसे पहले देखो, बैटरी जहाँ पे ये लगी हुई है, ये लगी हुई है E1 और वो लगा हुआ है, ठीक है। ये बैटरी का इसके अंदर इतना पार्ट ही अपना, ये तो अपना पोटेंशियोमीटर है, ये ऊपर का एक एक्स्ट्रा हिस्सा मैंने लगाया हुआ है इसके अंदर, और यहाँ पे की लगाई हुई, ठीक है। इधर से जब करंट आया तो इसके अंदर से पास हो गया, इसके अंदर से पास हो जाएगा E1 में से, और जॉकी जो है जंप मार के कहीं ना कहीं लग जाएगा जॉकी जी, ठीक है। तो इधर तो कुछ करने की ही जरूरत नहीं है, इधर तो मुझको समझ में आता है कि E1 विल बी इक्वल टू K टाइम्स ऑफ L1। ये मेरा इक्वेशन नंबर 1 में जाएगा, E1 विल बी K टाइम्स ऑफ L1, ठीक है। सेकेंड केस में मैं जब ये की बंद कर देता हूँ तो करंट जो है इस लूप के अंदर से ट्रैवल करना शुरू कर देता है। इधर से तुमको एक साधारण सी बात करना शुरू करना पड़ेगा। इसका एक इफेक्टिव और इसका इफेक्टिव जो है, दोनों के इफेक्टिव को मैं मान ले रहा हूँ V, दैट विल बी K टाइम्स ऑफ L2। ई लिखने के बजाय मैं क्या लिखूंगा, 2 लिखूंगा। वोल्टेज में थोड़ा सा डिफरेंस होगा, इसका डेप्थ में मैं वीडियो आप लोगों को इस डिटेल के चैप्टर के अंदर बताऊंगा कि कैसे इसका इंटरनल ड्रॉप, इसका कुछ वोल्टेज ड्रॉप होता है, इसका कुछ वोल्टेज ड्रॉप होता है, ऐसे कुछ वोल्टेज ड्रॉप के डिफरेंसेस होते हैं। तो E1 इधर जैसे काम कर रहा है वैसे एक डिफरेंट वोल्टेज काम करने लगता है, उसको हम अभी फिलहाल के लिए मान लेंगे कि V है, थोड़ी देर के लिए समझ के चलो, ठीक है। अब इन दोनों का मैं क्या करने की कोशिश करूंगा, रेशियो निकालने की कोशिश करूँगा। तो E1 अपॉन V विल बी इक्वल टू, मुझको मिल जाएगा L1 अपॉन L2। लेट मी अज्यूम दिस एज इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। एक बात, अब मैं इसको रब कर रहा हूँ, ध्यान देना। अब मैं क्या करूंगा, किरचॉफ्स लॉ लगाने की कोशिश करूंगा एट लूप PQSTP। तो PQSTP, P से Q, देखो P से QSTP, ऐसे मैं इसके ऊपर लूप लगाने की कोशिश करूंगा। वोल्टेज इसके अंदर कौन दे रहा है मुझको, E1 दे रहा है। करंट इसके अंदर चल रहा है, देखो जिस डायरेक्शन में करंट है, प्लस करंट का डायरेक्शन और इसका डायरेक्शन एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं, IR प्लस IR विल बी इक्वल टू 0, ठीक है। ये बात मैंने यहाँ पे समझ ली है। ध्यान देना, अभी यहाँ पे क्या होने वाला है, सॉरी प्लस नहीं होगा, माइनस होने वाला है। E1 माइनस IR माइनस करंट IR विल बी इक्वल टू 0। ये करंट कहीं कहीं ऐसा IG लिखा हुआ है, सिंपल भाषा में जो करंट गैल्वेनोमीटर में भी वही जाने वाला है ना, इस वजह से IG लिखा हुआ। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ कि E1 विल बी इक्वल टू IR प्लस छोटा वाला IR। E1 विल बी रिटन एज I टाइम्स ऑफ R प्लस R। ये बन गया मेरा इक्वेशन नंबर 2 बन गया, ठीक है। ध्यान देना, वोल्टेज का फॉर्मूला ओम्स लॉ वाला V इज इक्वल्स टू I R वाला फॉर्मूला, ये इक्वेशन नंबर मेरा 3 बन गया। इक्वेशन 2 को इक्वेशन 3 से डिवाइड कर दूंगा तो E1 V विल बी इक्वल टू R प्लस R अपॉन R। ये बन गया मेरा इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन नंबर 4 अगर इक्वेशन नंबर 1 से रिलेट कर दूं तो E1 अपॉन V की जगह पे भी लिख सकता हूँ L1 अपॉन L2 विल बी इक्वल टू R प्लस R अपॉन R। अगर मुझको R चाहिए रहेगा तो आई राइट एज R इज इक्वल्स टू L2R प्लस L2 छोटा वाला R, दैट्स विल बी L2R माइनस L1R माइनस L2R डिवाइडेड बाय
L2 दैट विल गिव मी R, L1 कॉमन निकलेगा, L2 नीचे डिनोमिनेटर में बैठा है, R माइनस R वगैरह वगैरह दुनिया का ड्रामेबाजी इसके अंदर होगी, सिंप्लीफिकेशन होगा और लास्ट में आप लोगों को ये फॉर्मूला मिल जाएगा। इसके आगे थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन संभाल लो, स्पेस भी नहीं है, समझ गए हो ना, यहाँ तक तो आ ही गए हैं। इसको थोड़ा सा देखो, R इसके अंदर कॉमन होगा, L2 R, ठीक है, R इसमें कॉमन निकलेगा, अंदर बचेगा L1 माइनस L2, फिर ये डिवाइड होएगा आके L2 से, दैट विल गिव मी R, L2 इस L2 काटेगा, 1 छोड़ेगा, वही सब हो हवा के वहाँ पे हमको आंसर मिल जाने वाला है। समझते हो, थोड़ा सा कोशिश करो फॉर्मूले को फ्रेम करने की, हो जाएगी। अगली चीज़ हमको जिसके बारे में पढ़ना है वो है गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर के बारे में हम लोग डीप में पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। तो इसके अंदर हम लोग गैल्वेनोमीटर का 10 बार इस्तेमाल कर रहे हैं, इस वजह से थोड़ा बहुत आप लोगों को गैल्वेनोमीटर क्या है बताना भी ज़रूरी है। पर गैल्वेनोमीटर इज अ करंट सेंसिटिव डिवाइस, छोटी छोटी बात याद रखो। कैसे काम करता है वो भी बताता हूँ। करंट सेंसिटिव डिवाइस कैन बी यूज्ड एज अ गैल्वेनोमीटर, ज़रूरत पड़ने पे। गैल्वेनोमीटर है, गैल्वेनोमीटर की तरह भी यूज़ किया जा सकता है, एमीटर की तरह भी यूज़ किया जा सकता है, वोल्ट मीटर की तरह भी यूज़ किया जा सकता है ज़रूरत पड़ने पे, ठीक है। इसकी सेंसिटिविटी जो होती है, इसकी सेंसिटिविटी इज़ 1 मिली एम्पियर के आसपास, ज़्यादा करंट नहीं बर्दाश्त कर सकता, ये छोटा छोटा मोटा करंट बर्दाश्त कर सकता है। 1 मिली एम्पियर से ज़्यादा करंट तुम लोगों ने अगर दे दिया तो दिस विल ब्रेक, ये क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, ठीक है। इसको 1 ब्रेक होने से बचाने के लिए हमको इसके अलॉन्ग क्या लगाना पड़ता है, एक शंट रेजिस्टेंस लगाना पड़ता है। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन जिसके अंदर हम लोग गैल्वेनोमीटर को एमीटर और ये बनाएंगे तो शंट रेजिस्टेंस लगाएंगे, वो भी लीस्ट वैल्यू का, बहुत छोटे वैल्यू का लगाने वाले हैं। तो उससे क्या होगा कि सारा करंट जो है शंट रेजिस्टेंस की तरफ भागेगा और हमारा गैल्वेनोमीटर घूमने से बच जाएगा। गैल्वेनोमीटर में कुछ नहीं होता, गैल्वेनोमीटर को तुम लोगों ने मोटर पढ़ा हुआ है 10th स्टैंडर्ड में। मोटर ये समझो, नॉर्थ पोल साउथ पोल, बीच में लगाई है कॉइल, कॉइल के अंदर अगर तुम करंट सप्लाई करोगे तो कॉइल क्या करना शुरू कर देगी, रोटेट करना स्टार्ट कर देगी। रोटेशन के लिए इधर एक क्या लगी हुई होती है, एक स्प्रिंग लगी होती है जो क्या करती है, रेजिस्टिंग रिस्टोरिंग टॉर्क जनरेट, इसके ऊपर क्या पड़ते रहता है, इसके ऊपर बनते रहता है टॉर्क, और स्प्रिंग क्या ऑफर करती है, रिस्टोरिंग टॉर्क ऑफर करती है। पर कितना ऑफर करेगी, थोड़ा बहुत ऑफर कर पाती है, जितना 1 मिली एम्पियर तक बर्दाश्त कर। इसके बारे में डीप जो है नेक्स्ट मैग्नेटिज्म जब हम लोग पढ़ेंगे, जब करंट को लाएंगे मोशन में, सॉरी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के जैसा इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, जब चार्जेस जब मूव करना स्टार्ट करेंगे, मैग्नेटिक इफेक्ट जनरेट करेंगे, तो उस केस में कैसे गैल्वेनोमीटर अच्छे से काम करता है उसके बारे में हमको पता चल जाएगा। तो नेक्स्ट चैप्टर जब आप लोग पढ़ोगे तो ये वाला पार्ट भी आपका मजबूत हो जाएगा। इस केस में फिलहाल इतना ज़्यादा इसके ऊपर फोकस करने की जरूरत नहीं, बस थोड़ा बहुत जान लेना जरूरी, रिस्टोरिंग टॉर्क वर्क सब कुछ वहाँ पे समझ में। अब इसी गैल्वेनोमीटर को एमीटर की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। सर्किट ले लिया, सर्किट में लोड डाला हुआ है जो भी रेजिस्टेंस है, आगे गैल्वेनोमीटर लगा दिया और गैल्वेनोमीटर को बोला कि एमीटर बन जाओ। गैल्वेनोमीटर को क्या बोला, एमीटर बन जाओ। अब ये डायरेक्टली अगर इतना करंट इसमें से डाल दोगे, इसकी बर्दाश्त करने की कैपेसिटी 1 मिली एम्पियर है, तुरंत ये जल जाएगा, तुरंत ये क्या हो जाएगा, जल जाएगा। जल जाने की वजह से हमको क्या करना पड़ेगा, इसके नीचे एक शंट रेजिस्टेंस लगाना पड़ता है। ये शंट रेजिस्टेंस जो है इसको नाम दे देता हूँ एस, इसकी तरफ जो करंट आ रहा है उसको आई एस बोल देता हूँ। गैल्वेनोमीटर की तरफ जो करंट जा रहा है उसको आई जी बोल देता हूँ। यहाँ से जो करंट एक्चुअली में निकला था उसको आई बोल देता हूँ, ठीक है। और इधर से भी जो करंट क्रॉस हो रहा है उसको भी मैं आई जी। अब शंट रेजिस्टेंस का रेजिस्टेंस बहुत कम होता है, इस वजह से सारा करंट इस तरफ आता है। इस तरफ आता हुआ करंट जो है वो क्या हो जाएगा कि हमारे गैल्वेनोमीटर को जलने से बचा लेगा। अगर किरचॉफ्स लॉ फिर से इसके ऊपर लगा दूँ, किरचॉफ्स लॉ अगर मैं इसके ऊपर लगा दूँ तो मुझको लगता है कि गैल्वेनो आई आर विल बी इक्वल टू, एक का तो साथ में और एक का ऑपोजिट, ऐसे सब चल रहा है, देखो ध्यान से। अगर मैं लूप समझने की कोशिश करो तो इस डायरेक्शन में चल रहा है, लूप के हिसाब से क्या हो जाने वाला है कि करंट थ्रू द गैल्वेनोमीटर एंड थ्रू द शंट रेजिस्टेंस आई एस, ठीक है। इतनी बातें याद रखना है। किरचॉफ्स लॉ अगर इसको लगा के देखो, थोड़ा ध्यान दोगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। इतनी बात यहाँ पे समझ में आ गई है। अब आई एस इस तरफ जो आ रहा है आई एस, ध्यान देना कि करंट का जंक्शन इधर ऐसे बन रहा है, इस तरफ से करंट निकला आई, इस तरफ जो करंट गया आई जी, इस तरफ जो करंट आया है आई एस। आई निकला समझो 10, इस तरफ चले गया 6, तो इधर बचा हुआ है 4। तो 4 को लिखा जा सकता है 10 माइनस 6, इसका मतलब है आई एस के जगह पे क्या लिखा जा सकता है, आई माइनस आई जी। इधर से जो करंट आप बंट गया ना, बचा कुचा करंट इस तरफ आए हैं, तो आई एस के जगह पे लिखा जा सकता है आई माइनस आई जी। एस विल बी इक्वल टू जी टाइम्स ऑफ आई जी, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे कि एस फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे, शंट रेजिस्टेंस में कितना लगाने की जरूरत है, तो दैट विल बी आई जी डिवाइडेड बाय आई माइनस आई जी। बस ये फॉर्मूला आप लोगों को याद रखना है, करेक्ट, ठीक है। ये फॉर्मूला ही आप लोगों को इसके अंदर
याद रखना है इतना फॉर्मूला। अगर आप लोग याद रख पाते हो तो गैल्वेनोमीटर हाउ कुड बी, इसके अंदर छोटी छोटी बातें याद रखो कि गैल्वेनोमीटर जल जाएगा, इसकी वजह से हमको शंट रेजिस्टेंस लगाना पड़ता है। शंट रेजिस्टेंस का रेजिस्टेंस जो होता है वो कम से कम होना चाहिए ताकि मैक्सिमम करंट इसके अंदर से फ्लो हो सके, और उसके अंदर से जो कंट्रीब्यूशन डेवलप हो रहा है उससे तो हम लोग क्या पता कर लेंगे, पूरे फॉर्मूला बना लिए हम लोगों ने। फॉर्मूले से हम पता कर लेंगे कि हमको कितना बड़ा शंट रेजिस्टेंस लगाने की जरूरत है अगर हमको गैल्वेनोमीटर को एमीटर की तरह इस्तेमाल करते देखना। उसके अंदर गैल्वेनोमीटर के अंदर जो आंकड़ा घूमेगा उसका पॉइंटर, ये जो पॉइंटर घूमेगा ये पॉइंटर क्या बताना शुरू कर देगा कि कितना अंदर करंट जा रहा है, ये बताना स्टार्ट कर देगा। ऐसा सेटअप अगर हम लोगों ने किया, ध्यान देना, ऐसा सेटअप अगर हम लोगों ने किया कर लिया तो ये क्या करने लगेगा, हमको करंट बताना शुरू कर देगा। और अगर उसके अलावा ऐसा सेटअप अगर हम लोगों ने कर दिया तो ये क्या बताना शुरू कर देगा, पॉइंटर क्या बताना शुरू कर देगा, कितना उसके अंदर से वोल्टेज बह रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे तो साधारण सी बात है कि वोल्टेज इसको भी उतना ही मिल रहा है, वोल्टेज इसको भी ये टाइप के सेटअप में उसको मिल रहा है। तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है ये एक्स रेजिस्टेंस अगर वोल्टमीटर, तो अब ये केस में इसकी सेंसिटिविटी जो वोल्टमीटर का इंटरनल रेजिस्टेंस जो होना चाहिए वो मैक्सिमम होना चाहिए। इस केस में शंट रेजिस्टेंस का रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए था, मिनिमम होना चाहिए था। इस केस में एक्स जो लगाया उसको कैसा होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए। तो ये टोटल वोल्टेज इसके अंदर ड्रॉप हो रहा है, इधर से वोल्टेज आया था V, दैट विल बी V1 प्लस V2, तो V विल बिकम V1 प्लस V2। ठीक है, V1 इज इक्वल टू करंट फ्लोइंग थ्रू दिस, दैट इज द करंट फ्लोइंग थ्रू द गैल्वेनोमीटर, और X प्लस V2 विल बी द करंट फ्लोइंग अगेन थ्रू द गैल्वेनोमीटर, एंड V2 इज बेसिकली रेजिस्टेंस G। फॉर्मूला जानते हैं ना, V इज इक्वल टू I R, I के जगह पे IG, R के जगह पे उसका रेजिस्टेंस। V इज इक्वल टू IG कॉमन में है, IG कॉमन में निकाल ले रहा हूँ, X प्लस G। पर मेरे को क्या करना है, मेरे को तो X पता करना है ना, तो नहीं निकाल सकता कॉमन में, तो मैं क्या करूँगा, V माइनस IG G विल बी इक्वल टू IG विल बी इक्वल टू X। इसी को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दोगे, इधर G रहना चाहिए था साइड में। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मुझको X चाहिए रहेगा तो X विल बी G टाइम्स ऑफ V माइनस IG अपॉन IG इसका भी और IG इसका भी। ठीक है, तो ये IG को काट देगा तो G विल बिकम V अपॉन IG माइनस 1, and that will give me the value of the resistance that should be connected in series with the galvanometer, so that the galvanometer can be used as a voltmeter। पीछे वाले केस में the shunt resistance that should be connected in parallel with the galvanometer, so that the galvanometer can work as an ammeter। ठीक है, तो ये था मिनिमलिस्टिक एक्सप्लेनेशन ऑफ आप लोगों का नेक्स्ट वाला चैप्टर इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रिसिटी। इससे ज़्यादा सिंप्लीफिकेशन हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। दिस शुड बी द मिनिमम सिंप्लीफिकेशन अलाउड टू एक्सप्लेन सच काइंड ऑफ चैप्टर्स। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, वील मीट इन अ नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। तब तक के लिए बाय बाय, हैव फन, कीप स्टडिंग।